हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कूलाम का नियम है उस कूलाम के नियम में हमने आपसे डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में कि एक कांस्टेंट टर्म आया था के। उसके बारे में हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि के का जो डिपेंडेंसी होती है, जो के हमारे पास है उसका जो निर्भरता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो वो मात्रकों की पद्धति पे डिपेंड करता है यानी निर्भर करता है, और दूसरा डिपेंड करता है कि उनके आवेशों के बीच में कौन सा माध्यम है, यानी आवेशों के बीच के माध्यम पे डिपेंड करता है। इसके बाद हमने एप्सिलॉन ज़ीरो के बारे में बातचीत किया था कि एप्सिलॉन ज़ीरो का वैल्यूज कितना होता है, इसका मात्रक क्या होता है और इसका वीमी सूत्र क्या होता है। तो आज इस सेशन में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि जो वैद्युतशीलता शब्द आ रहा है कूलम के नियम में, एक शब्द आ रहा है, एक टर्म आ रहा है वैद्युतशीलता। वो वैद्युतशीलता का क्या मतलब है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर माध्यम का परावैद्युतांक या विशिष्ट परावैद्युतता क्या होगा, या सापेक्ष वैद्युतशीलता भी उसी को कहते हैं, ये क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम ये जानेंगे कि जो कूलम का नियम है वो कहाँ तक वैलिड है, कूलम के नियम का रेंज कितना है और किन किन परिस्थितियों में कूलम का नियम अप्लाई होगा, और उसके बाद एक कूलम की डिफिनीशन क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और यदि टाइम मिलता है, वीडियो लंबा नहीं होता है, तो हम आपसे ये भी डिस्कस करेंगे कि जो एक कूलम चार्ज हमारे पास होता है, एक कूलम जो चार्ज है वो बहुत बड़ा आवेश का मात्रक कैसे है, इसे प्रूव करके भी हम आपको शो कराएंगे कि एक कूलम चार्ज आवेश का बहुत बड़ा मात्रक क्यों है। इसीलिए हम एक कूलम चार्ज को न लेके न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम माइक्रो कूलम में ही वैल्यू को क्यों रखते हैं, क्यों नहीं कूलम में रख के उसको हल करते हैं। ठीक है, तो सारी बातों पर डिस्कस करेंगे वन बाई वन। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप पेशेंस रखिएगा क्योंकि आज चीज़ें ज़्यादा हैं और उन्हें हमें आपको डीपली गहराई से चीज़ों को आपको क्या करना है, बताना है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपसे बात किया था पिछले वीडियोस में कि के की जो डिपेंडेंसी होती है वो दो चीज़ों पे होता है, यानी हमने बात किया था के की निर्भरता की। के की निर्भरता हमने बताया था कि दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो मात्रकों की पद्धति पर, पहला बात किया था हमने मात्रकों की पद्धति पर, मात्रकों की पद्धति पर, और जो दूसरा है वो है आवेशों के बीच के माध्यम पर। इसमें से मैंने पहले वाला आपको बता दिया था कि मात्रकों की पद्धति का मतलब था कि जब हम वैल्यूज़ निकालेंगे, किसका वैल्यूज़, के का जो वैल्यूज़ निकालेंगे जब हम, तो देखेंगे कि जो के का वैल्यू है उसके लिए जो कूलम का नियम है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। इसमें जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो, यदि ये वैक्यूम में है तो के का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ के राइट डाउन नहीं करेंगे। यदि यहीं पे मीडियम होगा तो उस मीडियम का कुछ न कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो ये जो के आ रहा था, यहाँ पे जो के लगा है, इसी के का वैल्यू है ये डिपेंड करेगा कि जो मात्रक लिए गए हैं, बल का जो मात्रक है वो न्यूटन है, आवेश का जो मात्रक है कूलम है, और दूरी का मात्रक मीटर है। कुल मिला के ये जो जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं अक्षर, लाइक जो F है, Q1 Q2 और R है, क्या इन्हें MKS पद्धति में मेजर किया गया है या फिर CGS पद्धति में। तो ये मात्रक की डिपेंडेंसी होगी, के की निर्भरता होगी इन पर कि क्या ये MKS पद्धति में लिए गए हैं या फिर CGS में। दूसरा, आज हम पढ़ेंगे कि आवेशों के बीच के माध्यम पर, कि आवेशों के बीच में यदि कोई हम मीडियम रख देते हैं, लाइक सरमाइका डाल देते हैं, या फिर हम कोई ग्लास ला के इसके बीच में डाल देते हैं दो चार्जेस के बीच में, या फिर कागज़ की पट्टी या कागज़ डाल देते हैं, या जल डाल देते हैं, या केरोसिन ऑयल डाल देते हैं, या अभ्रक ला के रख देते हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण। तो क्या दो चार्जों के बीच में जो फोर्स होगा वो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए दूसरे वाले पॉइंट के बारे में हम आपसे बात करते हैं कि आवेशों के बीच के माध्यम पर के कैसे डिपेंड करेगा। तो इसके लिए जो सूत्र होगा, या माध्यम के लिए यदि बात करें, माध्यम में यदि बल निकालना हो
यहाँ पे माध्यम लिख दे रहे हैं। और यदि माध्यम में हमें फोर्स निकालना है तो कूलम का जो नियम होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान r²। ये फार्मूला कब अप्लीकेबल होगा या कब हम अप्लाई करेंगे, तो ये फार्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारे क्वेश्चन में दो चार्जेज होंगे और उन दोनों चार्जों के बीच में कोई मीडियम होगा, एक्सेप्ट सिवाय किसके, वायु और निर्वात को छोड़ के। ऐसे समझिए, ये कोई Q1 चार्ज होगा, ये कोई Q2 चार्ज होगा, इनके बीच में या तो यहाँ पे जल भर देगा या फिर यहाँ मिट्टी का तेल हो सकता है या फिर कागज़ हो सकता है, कुछ भी भरा जा सकता है। उस केस में हम यहाँ पे एप्सिलॉन 0 ना रख के एप्सिलॉन रखेंगे। इस एप्सिलॉन का नाम क्या है, इस एप्सिलॉन का क्या नाम है, तो इस एप्सिलॉन को कहेंगे माध्यम की वैद्युतशीलता। क्या बोलेंगे इसे, माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता है। ठीक है, तो माध्यम के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और यदि वैक्यूम या निर्वात होगा या वायु होगा, ठीक है, एफ वायु या फिर निर्वात होगा, तब के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। ये फार्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारे दो चार्जेस के बीच में एयर होगी या फिर निर्वात होगा, तब के केस में हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट होगा इसका नाम होगा निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या नाम होगा एप्सिलॉन नॉट का, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो इसमें देख रहे हैं आपकी बार बार एक शब्द आ रहा है वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। ये वैद्युतशीलता क्या है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले हम वैद्युतशीलता के बारे में आपको बताएंगे। परमिटिविटी यानी वैद्युतशीलता क्या है, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये शब्द बार बार आप देख रहे हैं कूलम्स के लॉ में टपक रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो वो जानना जरूरी होगा। तो पहले इस नियम को समझने से पहले हम आपको दैनिक जीवन के उदाहरण देते हैं कि परमिटिविटी क्या है। वैद्युतशीलता को समझने के लिए कुछ दूसरा टाइप का हम उदाहरण आपको देते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। आप किसी दीवार पे फोर्स लगाते हैं, किसी दीवार पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। ऐसे मान लीजिए हम इसी वाइट बोर्ड पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारे और इस वाइट बोर्ड के बीच में कोई रुकावट नहीं है, एयर है, एयर नथिंग, कुछ ज़्यादा रुकावट नहीं होगा। अब इसी पर यदि हमें फोर्स लगाना है तो इस पर फोर्स लगाने के लिए मान लीजिए हम बीच में मार्कर लगा देते हैं। हम क्या लगा देते हैं, मार्कर। इस मार्कर को इस पर रख के अब फोर्स लगाएंगे तो ये हमें बाधक साबित होगा कि नहीं, डायरेक्टली उस पर फोर्स नहीं लगेगा। अब जो फोर्स लगेगा, अब इस पर जो फोर्स लगेगा मार्कर लगा देने की वजह से थोड़ा कम लगेगा, कम लगेगा कि नहीं, समझ पा रहे हैं। तो वैद्युतशीलता क्या करता है, वैद्युतशीलता का काम है कि जब आप दो बॉडीज़ को, दो पिंडों को आप वैक्यूम में रखे थे, बोले तो निर्वात या वायु में रखे थे, फिर उन्हीं दोनों फोर्सेस को सेम चार्जेज होंगे। समझिएगा, ये चार्ज मान लीजिए Q1 है और ये वाला Q2 है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, सेम डिस्टेंस r इनके बीच है। और इन्हें कहाँ पे प्लेस किया गया, वायु में रखा गया है। इन्हें कहाँ रखा गया है, वायु में रखा गया है। तो जाहिर सी बात ये प्लस प्लस है, तो एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, मतलब दूर ढकेलेंगे। इनके बीच जो फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ यदि बात करें तो एयर में यदि रखे हैं तो फोर्स कितना लगेगा, तो आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आवेशों का गुणनफल होगा और बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, कूलम्स लॉ। यहाँ से देख रहे हैं आपकी जो एयर में जब इनको रखे हैं तो जो फोर्स लगेगा वो होगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r²। लेट्स सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला है। अब इन्हीं दोनों आवेशों को, सेम इसी तरह के आवेश को हमने क्या किया कि उठा के अब वायु के अलावा किसी अन्य मीडियम में रख दिया और हमने दूरी अब भी नहीं बदला है। दूरी पहले जितनी थी वो दूरी अब भी है, जैसे चार्ज पहले दोनों थे उसी प्रकृति के, उसी आकार के, वैसे ही चार्ज अब भी हैं। बट डिफरेंस का आ गया कि मीडियम हमने बदल दिया। हमने क्या बदल दिया, मीडियम बदल दिया। यहाँ वायु था, यहाँ मान लीजिए हमने पानी रख दिया। क्या रख दिया, पानी। ये कैसा माध्यम है, जल रख दिया। यहाँ पे, यहाँ क्या रख दिया है, जल। तो जब इनके बीच में हमने जल रख दिया है, इसका नाम Q1 है और इसका नाम Q2 है, चार्ज वैसे ही, इनके बीच हमने जल रख दिया है। तो अब इनके बीच जो फोर्स अप्लाई होगा, क्या वो फोर्स का वैल्यूज़ इसकी तुलना में घटेगा या बढ़ेगा, इसी का डिटर्मिनेशन करते हैं
वैद्युतशीलता से। तो वैद्युतशीलता सीधे सीधे क्या बताता है, पहले यहाँ सूत्र लिख देते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं। यदि हम पूछे इसे जब जल में रख दिया तो फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, तो आप कहेंगे सर जब इसे जल में रखेंगे तो ये तो माध्यम हो गया, ये क्या है, जल एक मीडियम हो गया, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं रख के बल्कि क्या रखेंगे, एप्सिलॉन। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन 0 तो निर्वात के लिए रखते हैं, एप्सिलॉन 0 कहाँ रखते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, और एप्सिलॉन क्या है, माध्यम का है, माध्यम क्या है, जल। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन आ रहा है वो क्या है, वो एक तरह से समझिए माध्यम का वैद्युतशीलता है, किसकी, माध्यम की वैद्युतशीलता है। आवेश तो वैसे ही रहेंगे क्योंकि दोनों सेम हैं, ऊपर भी वैसे ही चार्ज है, उन्हीं चार्ज को मैंने नीचे भी रखा है, बीच की दूरी हमने अभी नहीं चेंज किया है, तो r² जस्ट सेम ही रहेगा। यहाँ से यदि हम आपसे पूछें कि जब हमने इसे मान लीजिए पानी में रखा था, इसे वायु में रखा था, तब ये फोर्स इतना लग रहा था, अब इसको जब जल में हमने रख दिया तब के केस में इतना फोर्स लगेगा। अब यहाँ कल्पना करिएगा, आप मान लीजिएगा कि जब हम उसे एयर में रखे हैं, जब हमने उसे एयर में रखा है तो मान लीजिए 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा था इन दोनों आवेशों के बीच में। आप कल्पना कर लीजिए कि जब हम इन दोनों को एयर में रिप्रेजेंट किए थे, दोनों चार्जेस को, तो उनके बीच कितना फोर्स लग रहा था, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। जब हम इसे पानी में रखेंगे, जब हम इसे पानी में रखेंगे तो इसके बीच जो फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स लगेगा, ये पहले वाले फोर्स का, भाई पहले तो 50 लग रहा था, अब कितना लगेगा, तो अब ये पहले वाले का 1/80 गुना हो जाएगा। यानी पहले यदि फोर्स वायु में 50 न्यूटन का लग रहा था, तो अब जो जल में आएगा वो पहले वाले का 80 गुना हो जाएगा, 1/80 गुना हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? या आप ये मान लीजिए कि यदि पहले एयर में जब रखे थे चार्जेस को, तो इनके बीच यदि बल जो लग रहा था वो मान लीजिए 100 न्यूटन का लग रहा था। कितने न्यूटन का? 100 न्यूटन का। तो जब इन्हीं दोनों को हमने पानी के अंदर रख दिया है, तो अब जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा 100/80। कहेंगे 80 कहाँ से ला के रख दे रहे हैं, ये 80 क्या है, ये जो आप कहेंगे कि ये 80 कहाँ से ला दे रहे हैं, 80 क्या चीज़ है, तो ये जो 80 है, ये जो 80 है, ये पानी का ही क्या है, जो पानी है उसका ही एक तरह से कहिए वैद्युतशीलता है, या पानी का परावैद्युतांक है। पानी का क्या है, परावैद्युतांक। कहेंगे पानी का परावैद्युतांक 80 है, चलिए ठीक है, क्या हर समय 80 ही रहेगा? तो भाई जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको इस चीज़ को रटना नहीं है, ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग टेम्परेचर पर पानी का जो परावैद्युतांक होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन हम ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड न बनाने की वजह से हम ये मान के चलेंगे कि इस पूरे चैप्टर में जहाँ भी जल आएगा, जहाँ भी जल आएगा उसका जो परावैद्युतांक होगा उसे 80 ही रखेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि जो किसी भी पदार्थ का जो परावैद्युतांक होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर यदि डिक्रीज या इंक्रीज होगा तो उसका परावैद्युतांक भी इंक्रीज अथवा डिक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे जो 80 आ रहा है, बार बार हम 80 लिख रहे हैं, ये इसलिए 80 लिख रहे हैं क्योंकि पहले जितना भी फोर्स एयर में लग रहा था, जब उसे मीडियम में आप रखेंगे तो जाहिर सी बात है मीडियम रुकावट पैदा करेगा। ये मीडियम जो होगा ये रुकावट पैदा करेगा। जैसे आपके चलने में सड़क पर लगाया गया जो ब्रेकर है वो आपकी स्पीड में बाधक सिद्ध होता है, ठीक उसी प्रकार दो चार्जों के बीच में, दो आवेशों के बीच में आप कोई मीडियम भर देते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो सरमाइका हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई मीडियम में आप जब उसे रख देते हैं तो वो जो मीडियम होता है वो बल को क्या करता है, घटा देता है। उनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो ऑटोमेटिकली घट जाता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि जो वैद्युतशीलता है उसका काम क्या है। वैद्युतशीलता से हम ज्ञात क्या करते हैं, तो वैद्युतशीलता एक तरह से जो माध्यम है, माध्यम का एक गुण है, माध्यम का एक तरह का गुण है। वैद्युतशीलता माध्यम का क्या है, एक गुण है जो यह बताता है कि दो आवेशों के बीच में किसी माध्यम को रखने पर उनके बीच कितना बल लगेगा। वैद्युतशीलता क्या है, वैद्युतशीलता माध्यम का एक तरह से गुण है। जो भी मीडियम इसके अंदर आप रखेंगे, जो भी आवेश आपके पास हैं, उन आवेशों के बीच में यदि कोई आप माध्यम रख देंगे तो वैद्युतशीलता एक तरह का प्रॉपर्टी है, एक तरह का गुण है। जैसे कुत्ते का स्वभाव क्या है, भौंकना, वो उसका गुण है। ठीक उसी प्रकार वैद्युतशीलता का क्या गुण है, बल को घटा देना, बल को क्या करना, घटा देना। तो वैद्युतशीलता माध्यम का एक तरह का गुण है जो यह बताता है कि दो आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है, या दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का
ज्ञात करने में वैद्युतशीलता का इस्तेमाल किया जाता है। पता लगाया जाता है कि दो आवेशों के बीच कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। समझ पा रहे हैं? तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि वैद्युतशीलता क्या है। वैद्युतशीलता सीधे सीधे मोटे शब्दों में कहें तो दो आवेशों के बीच कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, उसी को ज्ञात किया जाता है वैद्युतशीलता के द्वारा। ठीक है, इसकी परिभाषा भी लिख देते हैं। वैद्युतशीलता की परिभाषा भी लिख देते हैं। क्या है वैद्युतशीलता? तो यहाँ परिभाषा लिख देते हैं। वैद्युतशीलता माध्यम का गुण है, माध्यम का गुण है, माध्यम का गुण है जो यह बताता है कि दो आवेशों के बीच कितना बल कार्य करता है, कितना बल कार्य कर रहा है, ऐसे लिख लीजिएगा, कार्य कर रहा है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि वैद्युतशीलता माध्यम का वह गुण है जो यह बताता है कि दो आवेशों के बीच कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, लग रहा है। ठीक है, तो ये वैद्युतशीलता के बारे में था। अब ये तो वैद्युतशीलता हो गया, ठीक है। अब इसका कुछ फार्मूला भी हम आपको प्रूफ करके दे रहे हैं, ठीक है। जिसके बाद हम आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब हम आपको पढ़ाएंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी जब माध्यम का जो परावैद्युतांक होगा, परावैद्युतांक या जिसे सापेक्ष वैद्युतशीलता भी कहते हैं या विशिष्ट परावैद्युतता भी कहते हैं, वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें हम आपको इसमें और बताना चाहते हैं, ठीक है। आइए कुछ चीज़ें और समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, चलिए यहाँ बना देते हैं, ये दो सेम साइज के चार्जेस हैं। इन पे चूँकि प्लस प्लस है तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। ये Q1 चार्ज है और ये वाला Q2 चार्ज है। बीच की जो डिस्टेंस है इसे R सपोज कर लेते हैं और इसे हमने वायु में रखा है। कहाँ रखा है? वायु में। तो यहाँ से यदि बात करें कि एयर में जो फोर्स अप्लाई होगा वो कितना लगेगा, इनके बीच फोर्स तो लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स अप्लाई तो होगा ना, कितना होगा? कूलम का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अब सेम लाइक चार्ज को, इसी तरह के आवेश को जो ऊपर हैं, उसी प्रकार के आवेश को ठीक उतना ही दूरी पर हमने पुनः रख दिया है, बट एक चीज़ हमने चेंज कर दिया है, माध्यम। यहाँ मान लीजिए हमने जो माध्यम लिया है उसे आप चलिए जल ही मान लीजिए। ये Q1 आवेश है और ये वाला Q2 आवेश है। अब भी इनके बीच रिपल्सन फोर्स ही लगेगा। हमने क्या चीज़ नहीं चेंज किया? आवेशों का परिमाण नहीं चेंज किया, आवेशों का आकार नहीं बदला, आवेशों के बीच की दूरी नहीं बदला, लेकिन एक चीज़ बदल दिया, माध्यम चेंज कर दिया है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब माध्यम हम चेंज करेंगे तो नया वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, समझिएगा। तो चलिए कूलम लॉ यहाँ लगाते हैं। जब इसे हमने जल में रख दिया है, अच्छा जल के स्थान पर आप कोई भी माध्यम रख सकते हैं, तो फिलहाल के लिए हम यहाँ माध्यम लिख दे रहे हैं। माध्यम वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम समझाने के लिए आपको केवल जल ले लिए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ कागज़ हो सकता है, माइका हो सकता है, जल हो सकता है, इसके बाद बहुत सारे पैराफिन मून भी हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो माध्यम के अंदर यदि इसको एंट्री कराएंगे तो फोर्स क्या लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन। याद रखेंगे जब मीडियम आ जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन। इसे एप्सिलॉन पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 Q2 अपान बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर का रेसिप्रोकल, बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रम। अब यहाँ से यदि पहले और दूसरे इक्वेशन को ध्यान से देखें और इन्हें डिवाइड करें तो हमें कुछ रिलेशन मिलेगा। तो हम इसे डिवाइड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड। चलिए तो यहाँ लिख देते हैं F वायु मतलब एयर अपान F माध्यम, माध्यम कुछ भी हो सकता है,
इज इक्वल टू, जब आप इसमें भाग लगाएंगे, चलिए यहाँ लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान के आर स्क्वायर होल अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान के आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये पूरा डाटा कैंसिल होगा, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल होगा, ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे रह जाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला आएगा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी यफ वायु अपान यफ माध्यम, यानी हम निर्वात या वायु में कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और फिर माध्यम में जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है निर्वात, माध्यम में जो माध्यम की जो वैद्युशीलता है और निर्वात की जो वैद्युशीलता है उन दोनों के अनुपात के बराबर आ रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट को हम कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं इधर समझिए, हम यहाँ लिख देते हैं एफ वायु अपान एफ माध्यम, इसके बाद कहाँ जाएंगे, यहाँ जगह नहीं मेरे पास, तो आप यहाँ समझिए एफ वायु अपान एफ माध्यम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम क्या कहते हैं, के कहते हैं। एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, हिंदी में यदि बात करें तो हिंदी में एप्सिलॉन को कहते हैं माध्यम की वैद्युशीलता, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की वैद्युशीलता। ये जो आता है इन दोनों का अनुपात, एक आता है परावैद्युतांक के बराबर, माध्यम का जो परावैद्युतांक है उसी के बराबर आता है, तो इसे हम के से दिखाते हैं, परावैद्युतांक को कैसे दिखाते हैं, के से। हालांकि इसी को हम एप्सिलॉन आर से भी दिखाएंगे। एप्सिलॉन आर से क्यों, क्योंकि जो सापेक्ष वैद्युशीलता होती है, रिलेटिव परमिटिविटी जो है उसे एप्सिलॉन आर से दिखाते हैं। तो ये वाला चीज़ जो है वो एप्सिलॉन आर के भी बराबर होगा, और इसी को हम किससे दिखाते हैं, के से, जिसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो यहाँ से आप एक बात समझ पा रहे हैं कि ये सारे डाटा आपस में क्या है, बराबर। एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट जो है वो के बराबर है, और इसी एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट को हम एप्सिलॉन आर भी कहते हैं। तो सारे डाटा हम यहाँ लिख देते हैं कि कौन क्या है, पहले अक्षरों का मतलब तो आपको समझना है, फिर हम यहाँ से जो माध्यम का परावैद्युतांक है उसकी डिफिनीशन राइट डाउन करेंगे। वेयर करिएगा, वेयर बोले तो जहाँ एप्सिलॉन के बारे में आप जान रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट के बारे में भी जान रहे हैं, के बारे में लिखिएगा, के को कहेंगे माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, या इसी को विशिष्ट परावैद्युतता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट परावैद्युतता। या जो एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर को क्या कहते हैं, सापेक्ष वैद्युशीलता। क्या कहते हैं, सापेक्ष वैद्युशीलता, ये एप्सिलॉन आर है। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम आपसे कुछ पूछें कि चलिए ठीक है, माध्यम में जब हमें किसी माध्यम में वैल्यूज़ निकालना होगा, किसी भी फोर्स का दो चार्जेज होंगे, उन्हें किसी मीडियम में अप्लाई किया जाएगा, तो उस सिचुएशन में सूत्र को हम किस तरह से पिरो सकते हैं। ये सारे सूत्र आपस में बराबर हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि एयर में जो फोर्स आएगा और जो माध्यम में फोर्स आएगा, बोले तो जो वायु में फोर्स लगेगा और जो माध्यम में फोर्स लगेगा वो किसी न किसी एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर आएगा, और वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, के। ये जो के होगा ये अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, इसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व कराएंगे या फिर आपके बुक्स में देगा तो वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू सवाल में बार बार देगा। जैसे निर्वात के लिए बात करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 होगा, यदि हम वायु के लिए बात करेंगे तो उसके लिए 1 होगा, क्योंकि 1.00054 डॉट तक आता है, जो कि नियर अबाउट 1 के ही करीब है। तो वहाँ से एयर के लिए भी 1 ले लेते हैं, पानी के लिए 80 लेते हैं, कहीं कहीं 81 भी देता है, तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ये बात हमने पहले ही बताया था। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर सॉरी जो के है उसे आपको याद नहीं करने, न्यूमेरिकल पर्पज से वो देगा सवाल में आपको। सॉरी, तो इसकी परिभाषा बना लेते हैं, यहीं से एप्सिलॉन आर की परिभाषा बना लेते हैं। तो समझिए, इसी सूत्र की सहायता से हम माध्यम का जो परावैद्युतांक है जिसका नाम के है, इसकी परिभाषा भी बनाएंगे, और इसके बारे में और भी चीज़ें हम आपको गहराई से देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले इसकी परिभाषा बनाइए। तो आपको पता है इसका क्या नाम है, एप्सिलॉन का नाम है माध्यम की वैद्युशीलता, और एप्सिलॉन जीरो का क्या नाम है, इसका नाम है निर्वात की वैद्युशीलता। तो यहाँ से यदि इसकी परिभाषा बनाना चाहें तो आप कह सकते हैं कि माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, या फिर इसकी भी परिभाषा आप सापेक्ष वैद्युशीलता भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम परिभाषा यहाँ लिख रहे हैं, के की परिभाषा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की परिभाषा लिखिए। माध्यम की वैद्युशीलता किसी
किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। इसे किस अक्षर से दिखाते हैं? तो इसे के से दिखाते हैं, इसे के से दर्शाते हैं। अच्छा, देखने पर आपको लग रहा होगा कि ये भी एक तरह का वैद्युतशीलता है और ये भी वैद्युतशीलता है, तो क्या इसका कोई मात्रक आएगा? आप ही सोच के बताइए कि क्या एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 जो है उसका यदि कोई यूनिट आएगा? जवाब होगा कोई यूनिट नहीं होगा। तो ये बीमाहीन और मात्रकहीन राशि है। जो माध्यम का परावैद्युतांक है वो मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। यहीं पे लिख लीजिएगा, इसमें इसे कैसे दर्शाते हैं? यह मात्रकहीन यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है, एवं बीमाहीन राशि है। कौन? के। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो मात्रकहीन है और बीमाहीन है। ठीक है। इसके बाद और चीज़ें आप समझिएगा इसमें कि क्या इसकी परिभाषा बस इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक का, या फिर किसी अन्य तरह से भी? तो यहाँ पे आप इसे अदर तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, वायु वाले से यानी फोर्स वाले से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? एक या करके हम दूसरी परिभाषा भी लिख रहे हैं, किसकी? इसी माध्यम के परावैद्युतांक की। किस आधार पर? यहाँ पे जो F एयर अपन F मीडियम है, F वायु अपन F माध्यम है, उस बेस पर कैसे परिभाषा हम बनाएंगे, आइए समझिए पहले, फिर उसके बाद हम परिभाषा आपको बताते हैं, लिखते हैं कि दो आवेशों को चलिए ऐसे समझिए। यहाँ पे दो चार्जेस लीजिए, प्लस प्लस चाहे प्लस माइनस कुछ भी मान लीजिए, Q1 मान लीजिए, इसको Q2 मान लीजिए। बीच की डिस्टेंस R सपोज करिए, बीच की डिस्टेंस क्या सपोज करिए? R। दो आवेशों को वायु में रखने पर, दो आवेश हैं, इन्हें कहाँ रखा गया है? एयर में। कहाँ रखा गया? एयर में। तो दो आवेशों को वायु में रखने पर उनके बीच लगने वाला बल, उन्हीं आवेशों को, यही जो आवेश है, यही दोनों, इन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर, कितनी दूरी पर? जितने पहले थे उतनी ही दूरी पर उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रखने पर। कहाँ पे रखेंगे इसे? माध्यम में। Q1 और Q2 चार्ज होंगे, सेम डिस्टेंस होगा, लेकिन मीडियम बदल देंगे, एयर को छोड़ देंगे, वैक्यूम को छोड़ देंगे, हवा और निर्वात को छोड़ के किसी न किसी माध्यम में डाल देंगे। तो उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रखने पर लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। समझो ना, समझो, एक बार फिर समझो। हमने बोला कि दो आवेश आपके पास हैं, दो आवेशों को वायु में रखने पर लगने वाला बल, F वायु लिखा है ना, वायु में रखने पर लगने वाला बल, तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रखने पर लगने वाला बल के अनुपात को, बटा को क्या कहते हैं? अनुपात के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, या सापेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं, या विशिष्ट परावैद्युतता कहते हैं। समझ पा रहे हैं? दूसरी डिफिनेशन भी लिख लीजिए, ये आपको मिलेगा नहीं कहीं। ठीक है, क्योंकि किताबों में कौन सी दिया है? यही वाली दिया है। तो ये नहीं बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते हैं? ये भी सही है, बनाइए, लिखिए। दो आवेशों को वायु में रखने पर, वायु के स्थान पर निर्वात भी आप कर सकते हैं, वायु में रखने पर लगने वाला बल तथा उन्हीं आवेशों को
उतनी ही दूरी पर माध्यम में रखने पर लगने वाला बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। हालांकि इसका 3 नाम है, हमने बताया। सापेक्ष वैद्युशीलता भी कह सकता है, परावैद्युतांक भी कह सकता है, विशिष्ट परावैद्युता भी कह सकता है। सब एक ही है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है, ये यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो जिसकी कोई बीमा नहीं होती, यदि ऑप्शन में कुछ नहीं ये वाला दिया है m⁻0 l⁻0 t⁻0, तो ऑप्शन में यदि नन ऑफ दीज है तब तो नन ऑफ दीज पर टिक करेंगे। यदि कुछ डाटा दिया है और एक डाटा ये भी उसमें दिया है तो आप इस पर टिक करेंगे, क्योंकि जिसकी कोई बीमा नहीं होती उसकी ये बीमा होती है। यदि आपको बीमा में डाउट है तो आप हमारा क्लास 11th वाला जो वीडियोज़ है उसमें हमने डायमेंशन चैप्टर आपको पढ़ाया है, उसे क्लास 11th वाला वीडियो पहले आप देखिए ताकि आपको डायमेंशन क्लियर हो जाए। अच्छा जी, तो ये यहाँ से आपको हमने बताया माध्यम का जो परावैद्युतांक है उसकी डिफिनीशन और उसके बारे में। यहाँ से कुछ चीज़ें हम और पॉइंट आउट करके आपको देना चाह रहे हैं, तो नोट करके कुछ चीज़ों को आप लिखिएगा पहले। नोट लिखिए, आप नोट लिखिए कोई। तो माध्यम में लगने वाला यदि बल आपसे पूछें, किसी माध्यम में जो लगने वाला बल है, माध्यम में लगने वाला बल है, उसे कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे सर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन इंटू Q1 Q2 बटा के r²। तो इससे पहले अभी हमने शो कराया था, आपको सिद्ध करके दिखाया था कि ε/ε0 इज इक्वल टू k होता है। तो यदि हम इसी फार्मूले को एप्साइलन को यदि यहाँ से हटाना चाहें तो एप्साइलन को हटा के क्या लिख सकते हैं? k ε0 लिख सकते हैं कि नहीं? ये माध्यम में है, ये जो फोर्स निकाल रहे हैं कहाँ पे? किसी मीडियम में निकाल रहे हैं। हमने यहाँ F माध्यम लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से एप्साइलन को यदि हटाएंगे तो देखिए क्या आएगा, F माध्यम किसी मीडियम के लिए यह आ जाएगा 1/4 पाई। एप्साइलन को यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से एप्साइलन को हटाएंगे तो क्या आएगा? k ε0 लिख सकते हैं कि नहीं? इसको ε0 इंटू k लिख सकते हैं, ε0 इंटू k लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपान के क्या r²। अब इस सूत्र को देखिए हम कुछ और डिजाइन में पेश कर रहे हैं आपके सामने। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपान के r² इंटू 1/k। अब ये देखो ध्यान से, ये फार्मूला कहाँ पे अप्लाई हुआ था? ये फार्मूला वैक्यूम में अप्लाई हुआ था, जब दो चार्जेस को कहाँ रखे थे? निर्वात में। तो यहाँ से F माध्यम कितना आ जाएगा हमारे पास? F माध्यम की बात करें तो ये जो सूत्र है ये कहाँ के लिए है? निर्वात के लिए। तो यहाँ F निर्वात लिख दें भाई, F निर्वात तो यहाँ लिख सकते हैं ना, गुणे 1/k। यहाँ से पुनः समझिए कि F MED लिख दे रहे हैं। MED का मतलब क्या समझेंगे? मेड मत समझिएगा, मीडियम समझिएगा। मीडियम मतलब माध्यम। और F निर्वात को वैक्यूम लिख दे रहे हैं, VAC लिख दे रहे हैं, वैक्यूम मतलब निर्वात। अपान का K, अपान में क्या? K। यानी आप यहाँ से खुद ब खुद देख सकते हैं कि जब दो आवेशों के बीच में कोई ना कोई हम मीडियम लेके आ जाएंगे, कोई ना कोई माध्यम, पानी, मिट्टी का तेल या फिर कागज़ या माइका, कुछ भी यदि उसके अंदर दो चार्जेस के बीच हम लेके आएंगे तो फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, यहाँ से आप खुद ब खुद निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिए जब हम निर्वात में जो फोर्स है उसमें माध्यम के परावैद्युतांक k से जब भाग दे रहे हैं तब ये बराबर आ रहा है मीडियम के माध्यम के बीच जो बल लग रहा है तब के केस में। इसका मतलब ये वाला जो निर्वात वाला होगा वो इससे तो बड़ा ही होगा, या ऐसा भी समझ सकते हैं कि k का इधर गुणा कर दीजिए आप। तो जब माध्यम के परावैद्युतांक का माध्यम के बीच में लगने वाले बल से गुणा कर रहे हैं तब निर्वात में लगने वाले बल के बराबर वो आ रहा है। इसका मतलब ये तो अकेला तो बड़ा है, तब इससे तो बड़ा ही है। इसीलिए हमने कहा
कि जब हम आपसे कह रहे थे कि मान लीजिए निर्वात में यदि 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो जब उसे माध्यम में डालेंगे तो माध्यम में यदि पानी है तो पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो उसका उतना टाइम्स हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए एयर में आपका 100 लग रहा था या 50 लग रहा था, तो यदि एयर में आपका 50 लग रहा था, यदि 50 लग रहा था, तो यदि पानी आपका माध्यम पानी है, अब चार्जेस को उठा के उतनी ही दूरी पर लेकिन पानी में रख दिए हैं, तो पानी का जो परावैद्युतांक होगा उसी से आप भाग दे देंगे। पानी का परावैद्युतांक 80 होता है। तो अब जो फोर्स लगेगा भाई वो कितना लगेगा, 5/8। पहले 50 लगता था, अब कितना लगेगा, 5/8। मतलब कितना, 0.6 न्यूटन, जो कि बहुत ही क्या है, पहले वाले बल की तुलना में बहुत ही कम है। समझ पा रहे हैं ना कि जब दो आवेशों के बीच में कोई मीडियम ढकेल देंगे, कोई माध्यम लगा देंगे, तो जो माध्यम में जो फोर्स होगा वो निर्वात में फोर्स की तुलना में घटेगा। अब अलग अलग कुछ के वैल्यूज़ हैं, वो आप याद कर लीजिएगा। यहाँ हम लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए कि के का मान किस किस हाल में कितना होगा। तो निर्वात के लिए यदि बात करें, निर्वात के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, इसका वैल्यू 1 लेंगे। बात करें यदि वायु के लिए, तो वायु के लिए यदि बात करते हैं के का, तो ये होता है 1.00054, आगे और भी आता रहता है, जो कि नियर अबाउट किसके है, 1 के बहुत ही करीब है। तो जब हम सवाल लगाएंगे तो ऐसा वैल्यू नहीं रखेंगे, के का वैल्यू ये नहीं लेंगे वायु के लिए, के का वैल्यू क्या ले लेंगे, 1, क्योंकि ये 1 के बेहद ही क्या है, करीब। तो वायु के लिए भी के का मान 1, निर्वात के लिए भी के का मान 1 रखेंगे। उसके बाद यदि जल की बात करता है, किसकी, जल के लिए यदि बात करें तो जल के लिए के का मान 80 लेंगे। कितना, 80। अच्छा, के का कोई यूनिट नहीं लिख रहे हैं, तो मैंने पहले ही बताया कि के का कोई न मात्रक होता है, न के का कोई विमा होती है। ठीक, तो ये 3 चीज़ें हैं, ये याद कर लीजिएगा। अच्छा, धातु के लिए यदि बात करें, तब धातु के लिए, किसी भी धातु के लिए, लोहा, चांदी, सोना, कोई भी धातु आ जाए, तो उस केस में के का वैल्यू इन्फिनिटी लेंगे। कितना लेंगे, इन्फिनिटी, अनंत लेंगे। अच्छा, इसके बाद किसी भी परावैद्युत की बात करें, किसकी, परावैद्युत, चलिए यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद आप नीचे लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है। किसी भी परावैद्युत पदार्थ के लिए, ये परावैद्युत क्या होता है, तो जो कुचालक होता है या अचालक होता है उसी को क्या कहते हैं, परावैद्युत। तो परावैद्युत पदार्थ के लिए के का वैल्यू कितना होगा, तो जो के का वैल्यू होता है परावैद्युत पदार्थ के लिए, इसका मान 1 से बड़ा होगा और इन्फिनिटी से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा और इन्फिनिटी से छोटा होगा। ये कब इस्तेमाल करेंगे के का वैल्यू, जब कोई परावैद्युत पदार्थ होगा। परावैद्युत पदार्थ मतलब अचालक पदार्थ, अचालक मतलब कुचालक, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, उसके लिए के का वैल्यू इतना होगा। तो ऑप्शन में आपसे डाल सकता है बहकाने के लिए कि के का मान नहीं हो सकता है, के का मान नहीं हो सकता है। -5, 10, 20, 50, क्या क्या दिया है ऑप्शन में, मान लीजिए -10, उसके बाद मान लीजिए 20, 30, 50। तो आप बताइए इसमें से के का मान क्या नहीं हो सकता है। -10 है, 20 है, 30 है और 50 है, तो के का मान कितना नहीं हो सकता। हमने तो बताया के का मान इसी के बीच में होगा ना, के का जो मान होगा इसी के बीच में होगा। तो यहाँ पे देखिए -10 होगा, -10 होगा, जवाब होगा नहीं भाई, ये 1 से बड़ होगा और अनंत से छोट होगा, उसी के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ये कहाँ उसके बीच में आ रहा है, तो ये सब हो सकते हैं लेकिन ये नहीं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। शेष चीज़ें जो हमने आपसे कहा था इस वीडियो में कवर करने के लिए, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।